राधिका को तरह तरह के फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उनमें उसे सबसे ज्यादा छोले कुलचे पसंद थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि शहर में काम करता था और गांव में रहता था। इसीलिए शादी के बाद वो राधिका को गांव ले आता है अपनी माँ और पिता की सेवा के लिए। और यहाँ आने के बाद सुनिए जी, अब बहुत समय हो गया है, मैंने कब से छोले कुलचे नहीं खाए हैं। चलो ना आज कहीं बाहर जाकर छोले कुलचे खाते हैं। क्या कहा, छोले कुलचे खाने हैं? लेकिन राधिका, यहाँ गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बस गांव का देसी खाना ही मिलता है, आलू पूरी या छोले पूरी। क्या इस गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते? अरे यार, ये कैसा गांव है जहाँ छोले कुलचे नहीं है? तो गांव ही बेकार है। ऐसा करते हैं, जब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम शहर जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं छोले कुलचे खाए बिना। मुझे दिन में एक बार तो चाहिए ही छोले कुलचे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला छोले कुलचे के लिए ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है छोले कुलचे। और मैंने कह दिया कि मैं भी शहर जाऊंगी तो बस जाऊंगी। वहाँ पर रोज छोले कुलचे मिलते हैं, मैं तो वहीं से खाऊंगी। दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही थी और उनकी आवाज सुनकर राधिका की सास पारुल कमरे में आती है। क्या बात हो गई है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता भी है बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। देख लीजिए माँ जी अपने बेटे को, ये मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या है ये तो बता बहू। माँ, मैं बताता हूँ। ये मुझसे कह रही है गांव में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे भी शहर ले चलो, वहाँ जाकर इसे छोले कुलचे खाने हैं। क्या बहू, छोले कुलचे खाने शहर जाएगी तू? अगर तुझे इतना ही मन है तो घर पर बना ले, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो बात शहर के छोले कुलचों में है वो घर के छोले कुलचों में नहीं होती, इसलिए मुझे तो शहर जाकर ही छोले कुलचे खाने हैं। हे भगवान, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमें ये छोले कुलचे खाने वाली बहू देकर। बेटा सुन, तू जा अपने काम पर, इसे यहीं रहने दे। 2 दिन रहेगी तो सब भूल जाएगी। जा तू। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधिका अब भी अभय से शहर के छोले कुलचे खाने की जिद करती है, पर उसकी वो एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। बिना छोले कुलचे खाए राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इस बात से उसकी सास बहुत नाराज थी। एक दिन राधिका अपने फोन में फूड ब्लॉगिंग देख रही थी, जिसमें उसे नजर आ रही लड़की कहती है कि शिमला में भारत के सबसे अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कहा है मुझे शहर के छोले कुलचे खाने हैं, पर इन्होंने नहीं सुना। अब तो मैं शिमला के छोले कुलचे खाऊंगी और वो भी बिना बताए जाऊंगी वहाँ। ये कहकर राधिका अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, जिन्हें वो अपने पर्स में रख लेती है और रात होने के बाद चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ से भी कुछ पैसे आराम से चुरा कर कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन अब मुझे शिमला के छोले कुलचे खाने हैं तो कहीं से तो पैसे लेने होंगे ना। और आप इतनी सीधी भी नहीं हैं कि मेरे बोलने या मांगने से दे देती, इसलिए आपको बिना बताए ये पैसे लेकर जा रही हूँ और वहाँ से छोले कुलचे खाने के बाद आराम से वापस आऊंगी। अभी चलती हूँ। राम राम माँ जी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। आधी रात वो किसी चोर की तरह घर से निकलती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। कुछ घंटों का सफर तय करके वो शिमला पहुँचने वाली थी। यहाँ सुबह होने के बाद जब पारुल की आँख खुलती है तो वो राधिका को आवाज देती है, लेकिन लाख आवाज देने के बाद भी जब वापस से जवाब नहीं आता तो वो राधिका के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर राधिका है ही नहीं। हाय राम, राधिका कहाँ चली गई? रात तो कमरे में ही थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। एक बार ठीक से देख लेती हूँ, घर में क्या पता यहीं कहीं हो। इतना कहकर वो घर में चारों ओर राधिका को देख लेती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पारुल अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ से कुछ पैसे गायब थे और एक चिट्ठी रखी हुई थी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभय जी के साथ शहर जाने दो, मुझे वहाँ के छोले कुलचे खाने, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं शहर नहीं बल्कि शिमला के छोले कुलचे खाने जा रही हूँ और जल्दी वहाँ से वापस आ जाऊंगी।
आप मेरी चिंता मत करना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अलमारी में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने उसमें से कुछ पैसे ले लिए। अब आपके बाद ये पैसे मेरे ही तो है ना, अपना ध्यान रखना। बाय। हे भगवान, मेरी बहू छोले कुलचे खाने के लिए घर से भाग गई, वो भी पैसे लेकर। एक चिट्ठी छोड़ गई है। अब मैं इस चिट्ठी के सहारे कहाँ ढूंढूं अपनी बहू को। ये पढ़कर पारुल को गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को कॉल लगाती है। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से घर आ, सारा काम दाम छोड़कर तू आजा। लेकिन माँ क्या हुआ, बताओ तो। क्या हुआ? अरे तेरी वो छोले कुलचे वाली बीवी घर से भाग गई, सारे पैसे लेकर भागी है। अब तू जल्दी आजा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती। ध्यान से देखो, घर में ही होगी कहीं। बेटा मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी से पैसे चुराए हैं और एक चिट्ठी भी रखी है जिसमें लिखा है कि वो शिमला के छोले कुलचे खाने चली गई। ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ, शिमला जाकर राधिका को ढूंढता हूँ, उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर राधिका शिमला पहुंच चुकी थी। वहां जाकर वो उस छोले कुलचे वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे यार, छोले कुलचे खाने इतनी दूर तो आ गई, लेकिन अभी तक वो छोले कुलचे वाला दिख क्यों नहीं रहा? और तो यहाँ तो ठंड भी बहुत है। क्या करूं? थोड़ा आगे जाकर उस चाय वाले से पूछती हूँ। ये कहकर वो आगे एक चाय की दुकान पर जाती है और वहां जाकर उससे उस छोले कुलचे के बारे में पूछती है। भैया, यहाँ का सबसे फेमस छोले कुलचे वाला कहाँ दुकान लगाता है? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे बहन जी, छोले कुलचे की दुकान तो यहाँ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप तनिक आगे जाके पता कर लीजिए, कोई जानता तो होगा ही ना। अरे थोड़ा याद कीजिए ना, शायद आपको पता हो, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला बहुत फेमस है और उसके बारे में आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। थोड़ा तो याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको। अरे कह दिया ना, नहीं मालूम है तो क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रही हो? अरे आगे जाओ, किसी और से पूछो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हाँ, जा रही हूँ, ज्यादा अक्कड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? चाय वाले की बात सुनकर वो आगे चली जाती है। वहाँ भी काफी सारे लोगों से छोले कुलचे वाले के बारे में पूछती है। बहुत पूछने के बाद उसे कोई उस छोले कुलचे वाले का पता बता देता है। राधिका उस छोले कुलचे वाले के पास जाकर एक प्लेट छोले कुलचे लेती है और अपना पर्स एक तरफ रखकर छोले कुलचे खाती है और कहती है, ये क्या? मैंने तो सुना था यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। नहीं इनका स्वाद अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से रखे हुए हैं और खराब हो गए हैं। अभी बताती हूँ इसे। भाई, ये क्या छोले कुलचे हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपने मुझे खराब छोले कुलचे दिए हैं ना? मैडम जी, ये क्या कह रही हैं? एकदम ताजे हमारे छोले कुलचे, कोई कमी नहीं है इनमें, समझिए आप। तुम झूठ कह रहे हो, एकदम बकवास है ये छोले कुलचे। आज तक मैंने इतने बुरे छोले कुलचे नहीं खाए। अगर इतने ही बुरे लग रहे हैं तो पैसे देकर जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इतने बेकार छोले कुलचे खाने के लिए गांव से यहाँ आ गई। अरे मैडम, आप पैसे देकर यहाँ से जाओ, दिमाग मत चाटो हमारा। ये क्या? मेरा पर्स कहाँ है? मैंने यही रखा था, कहाँ गया मेरा पर्स? राधिका का पर्स वहाँ से चोरी हो चुका था और अब उसके पास पैसा नहीं था। ये देखकर छोले कुलचे वाला उसे शक की निगाहों से देखता है और उससे अपनी दुकान के सारे झूठे बर्तन धोने को कहता है। राधिका को अपनी गलती समझ आती है और अब उसे वापस घर जाना था। फिलहाल अभय का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। सुजाता अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुजाता का पति उमेश आता है और वो अपनी पत्नी सुजाता को बिना सर पर घूंघट रखे देखता है। बदतमीज, ये क्या है? तेरे सर से घूंघट कहाँ है? जरा भी शर्म है तुझे क्या? माफ करना, वो काम करते करते ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? मुझे ध्यान देना चाहिए। तेरे लक्षण तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तू सर पर घूंघट नहीं रखती। अगर ऐसे मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेता तो? तुझे तो अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं सच में सफाई करते करते भूल गई थी। और जेठ जी भी तो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गए हैं, बताया था ना आपने। जेठ जी शहर से बाहर गए तो संस्कार इज्जत सब भूल जाएगी क्या?
खुद तो ये छोटी हरकतें करती है और यही सब तू मेरे बच्चों को भी सिखाना चाहती है। यही है ना तेरा इरादा? आप तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सर से घूंघट क्या सर का, तेरी तो जुबान भी चलने लग गई। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद अकेले भी जुबान नहीं चला सकेगी। उमेश सुजाता को काफी मारता है। उमेश अपने घर में हर औरत को घूंघट में रहने के लिए बोलता और अगर जरा भी घूंघट इधर उधर होता तो वो उसे खूब सुनाता या फिर उस पर हाथ भी उठाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद सुजाता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बेटी मधु आती है, जिसने बस सूट सलवार पहना था। उसके सर पर घूंघट नहीं था। सुजाता उसके सर पर चुन्नी से घूंघट कर। अरे मधु, तूने अपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं रखी? अभी तेरे पापा देखते तो आज फिर से घर में कलेश होता। माँ ये क्या है, हम शहर में रह रहे हैं लेकिन इतने बड़े शहर में भी हम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे पिछड़े गांव में लोग रहते हैं। अरे घर की बहू घूंघट करती है, समझ आता है, लेकिन बेटी क्यों? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा। मैं खुद जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिना घूंघट के देखकर तेरे पापा गुस्सा करते हैं। वैसे तो बड़े ऊंचे ख्यालों के बनते हैं पापा, लेकिन अपने घर वालों के साथ ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी और इस पिंजरे से छुटकारा मिले। ऐसे क्यों बोल रही है मधु? तेरे पापा जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी तेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक तरीके में रहें, आजकल के बच्चों की तरह बेढंग के कपड़े ना पहने। माँ आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, इसलिए हमें भी पापा की बात सुनकर अपनी बात को भूलना रहता है। लेकिन अगर आपने पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे साथ। चुप कर, अपने पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। यहाँ 100 काम सर पर पड़े हैं। तेरे भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तू है कि अपने पापा की बुराई लेकर बैठ गई है। आज मैं बुराई कर रही हूँ, कल को आपकी बहू भी बुराई करेगी। सच बात तो हर किसी को बुरी लगती है। मधु अपनी माँ को ही अपने पापा के खिलाफ सुनाकर चली जाती है। सुजाता बेचारी खुद एक पतिव्रता स्त्री समझकर अपने आप को संभालती है और अपने पति के लिए काम करती है। एक चूं तक की आवाज नहीं निकालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता के बेटे अमर की शादी हो जाती है। सुजाता की बहू वैशाली एक आज की लड़की और खुले विचारों की थी। शादी की अगली सुबह वैशाली नाइट सूट में ही रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उमेश आता है। बहू ये तुमने क्या पहना है? अरे पापा जी आप उठ गए, मैं आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूं। बहू नाश्ता बनता रहेगा बाद में, लेकिन पहले जाकर ठीक से कपड़े पहन ले। घर की बहू ऐसे रहती है क्या? न सर पर घूंघट न साड़ी पहनी है। बड़ों का लिहाज थोड़ा तो रख लिया कर बहू। पापा जी वो मैंने नाइट सूट इसलिए पहना हुआ है कि मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना बनाकर ही मैं कपड़े बदल लूं। तभी मैं नाइट सूट में ही खाना बनाने लगी। ये सब तेरे मायके में चलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये तेरा ससुराल है और ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना होगा, समझी तू? चल जाकर अपनी सास से तौर तरीके सीख। वैशाली अपने ससुर से ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली को पता नहीं था अभी के उसके ससुराल वाले कैसे हैं, इसीलिए अभी तक वैशाली को ससुराल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद वैशाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल रही थी। वैशाली को बिना घूंघट के देखकर उसकी सास और ननद आती हैं। चलो कोई तो आया घर में जो पापा के दकियानूसी ख्यालों से बाहर सोचता है। क्या मतलब मधु तुम्हारा पापा जी की दकियानूसी ख्यालों से? चुप कर मधु, तू जब बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी। और बहू ये क्या है? तुझे पता है ना कि तू एक नई नवेली दुल्हन है और एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर से बाहर निकलना क्या शोभा देता है? माँ जी मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, तभी तो मैं इतना तैयार होकर सज कर बाहर जाती हूँ। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि आपके घर में नई दुल्हन आई है। हाँ, और लोग तुझे देखकर 100 तरह की बातें भी बनाए, है ना? तू यही चाहती है बहू? माँ जी आप भी ना कैसी बातें करती हैं। भला लोग क्यों बातें बनाएंगे मुझे ऐसे देखकर? ये कटा फटा ब्लाउज और सर पर घूंघट नहीं है। कोई तुझे ऐसे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि उमेश जी की बहू को जरा भी शर्म नहीं है। नई बहू का घूंघट तो इतना होना चाहिए कि उसकी शक्ल ही ना दिखे। माँ ये कटा फटा ब्लाउज नहीं है बल्कि फैशन है। चुप कर तू,
तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है, मुझे भी सब पता है कि क्या फैशन है। माँ जी, उमेश जी के घर में बहू आई है। हाय राम, बहू तो अपने ससुर का नाम कैसे ले सकती है। माँ जी सुनो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी अपनी रंगत में बदलाव लाना चाहिए। देखना, ससुर जी तो आपको देखकर ही पिघल जाएंगे। चुप कर, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो केक भी नहीं काटेगी। मैं जा रही हूँ। वैशाली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात पूरी नहीं सुनती। वैशाली की ये बात उमेश को पता चल जाती है। उमेश शाम को अपनी बहू के घर आने का इंतजार करता है और शाम को वैशाली घर आती है। बहू ये क्या है, तेरा घूंघट कहाँ है? जाने दीजिए ना, अभी नई आई है घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पापा जी, मैंने घूंघट नहीं डाला हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बस कर बहू, थोड़ी तो शर्म रख। उमेश ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा ही था कि वैशाली का पति अमर आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो आप अपनी बहू पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अपनी पत्नी को समझा। अरे बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ तो बहू ही घर की इज्जत को नीलाम करने पर लगी हुई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो पापा जी ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया? क्या कर दिया? अरे घूंघट कहाँ है, तुझे पता है ना, हमारे घर में औरतों की सर पर हमेशा घूंघट होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी बहू पे हाथ उठा के। बहू को सबक सिखाना जरूरी था। अरे आज इसे सबक मिल गया है, अब देखना ये आगे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पापा, बस बहुत हो गया। मैंने हमेशा माँ को और मेरी बहन को आपकी बेतुकी बातों के कारण दबते हुए देखा है, और अब तो आप मेरी पत्नी के साथ भी ये कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए सब बातें। माँ, हमेशा आपने ही तो रोका है मुझे, और आपके रोकने के कारण आज पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने पापा की एक नहीं सुनता। ज्योति एक गरीब लड़की थी जो अपने पिता रामू के साथ बेगमपुर गांव में रहा करती। ज्योति के पिता रामू जमींदारों के खेतों पर काम करते और ज्योति गांव में सड़क के नुक्कड़ पर एक आलू कचौड़ी का ठेला लगाती थी। आलू कचौड़ी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती उससे वो अपना घर चलाती और रामू को जमींदारों के खेतों में काम करके जो पैसे मिलते उससे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमींदारों के यहाँ जमा करवा दिया करता। एक दिन दोपहर के समय रामू खेतों से काम करके घर लौटता है और अपने घर का दरवाजा खुला देखता है। घर में कोई है क्या? ज्योति बेटी, तुम हो क्या? पिताजी, मैं रसोई में हूँ, आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, अभी आती हूँ। बेटी आज तुम घर पर कैसे? तुमने तो आज आलू कचौरी का ठेला नहीं लगाया। पिताजी, लगाया तो था, लेकिन सामान खत्म हो गया कचौरियों का, इसलिए जल्दी घर वापस आ गई। कल पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए सामान कम लाई थी मैं। कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने थोड़ी देर तुझे भी आराम मिल जाएगा, वरना घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, थक जाती होगी। मेरी वजह से तुझे बहुत दुख सहना पड़ता है। एक बाप होने का कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ मैं तुझे। नहीं पिताजी, आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, और ये सब तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुसीबत से लड़ना कैसे सीखेगा? मेरी बेटी तो बहुत समझदारी वाली बातें करती है, लगता है बड़ी हो गई है। बेटी अब तू मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना लगा दे, दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाएंगे, मैं बाहर बैठा हूँ। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति 2 थाली में खाना लगाकर आंगन में आती है और दोनों बाप बेटी आराम से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद धूप कम होने पर रामू फिर से खेतों में चला जाता है और ज्योति सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती है। वो आलू के बोरे को अपने सर पर रखकर धीरे धीरे आ रही थी। तभी एक राजेश नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और उसके सारे आलू जमीन पर गिर जाते हैं और ज्योति उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखती है। एक बात बताओ बाबू, कि भगवान ने आपको चील जैसी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उसके बाद भी आपको इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दी? लड़की तो छोड़ो, आपको तो उसके सर पर रखा बोरा भी नहीं दिखा। हमारा इतना नुकसान कर दिया। आई एम सो सॉरी। मैंने ना सच में आपको नहीं देखा था। मेरी वजह से अगर आपका नुकसान हुआ है तो मैं आपकी भरपाई कर देता हूँ। अरे वाह,
आपने तो एक बार में ही अपनी गलती की माफी मांग ली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो गरीब से माफी मांगे, साथ ही अपनी गलती भी माने। अरे देखिए जी, मैं ये अमीर और गरीब का फर्क नहीं मानता हूँ। कोई धन दौलत लेके आता नहीं है, और जो आता है वो खाली हाथ आता है, जाता है खाली हाथ जाता है। मेहनत आप भी करते हो, मेहनत हम भी करते हैं, तो फर्क क्या है? पहली बार किसी अमीर आदमी को गरीब के लिए इतनी अच्छी सोच रखते हुए देखा है। आपको पहले तो यहाँ कभी देखा नहीं, नए आए हो क्या इस गाँव में? जी हाँ, मैं नया हूँ यहाँ पे। मैं दिल्ली से आया हूँ अपनी दादी के पास कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे रास्ता भी पता नहीं। बस इतनी सी बात है। आप हमें अपनी दादी का नाम बताइए, हम आपको उनके घर छोड़ देंगे। हमें अपने गांव में सबका नाम पता है, हम सबको जानते हैं, और जिसे हम नहीं जानते वो हमें हमारी फेमस आलू कचौड़ी वाली के नाम से जानता है। ज्योति इतना कहकर जमीन पर पड़े आलू को बोरे में भरकर अपने सर पर रख लेती है और राजेश को उसके बताए पते पर लेकर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर ज्योति राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लीजिए बाबू, मैंने आपको आपकी सही जगह पहुंचा दिया। अब तो मानते हैं ना कि गांव अच्छा है हमारा। अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं, मैं तो भटकता रह जाता। आपसे एक बात बोलूं, आपका जितना अच्छा नेचर है ना, उतनी सुंदर भी हैं आप। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। राजेश की बात सुनकर ज्योति मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजेश भी अपने घर के अंदर चला जाता है और हॉल में बैठी अपनी दादी गीतांजलि की आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर भी उसकी दादी उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेती है। बेटा, तू मेरी कितनी भी आंख बंद कर ले, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है तू जब भी घर आता है। आज तुझे अपनी दादी की याद कैसे आ गई? और मैंने तो आज ही घर बदल लिया, तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँचा? रास्ता समझ में आ गया था तुझे? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक लड़की थी, उसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। अरे यार दादी माँ, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इस गांव में है तो कभी भी मुलाकात हो ही जाएगी। कुछ तो उसने अपने बारे में बताया होगा। हाँ दादी माँ, कुछ आलू कचौरी की बात करी थी शायद। वो आलू कचौरी का ठेला लगाती है। अच्छा, तब तो वो ज्योति आलू कचौड़ी वाली ही होगी। लड़की बहुत अच्छी है, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। गांव की सड़क के किनारे वो आलू कचौड़ी का ठेला लगाती है। चल तो आराम कर ले थोड़ा, बाद में उसके बारे में सोच लेना। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजेश ज्योति के आलू कचौरी के ठेले पर पहुँच जाता है और देखता है कि उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वो ज्योति के आगे हाथ बढ़ाता है। एक आलू कचौरी की प्लेट मुझे भी मिलेगी क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ा इंतजार करिए, दिख नहीं रहा है कि कितनी भीड़ है? भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, थोड़ा रुक जाइए, अभी देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ की बनी हुई आलू कचौरी खाने का वेट नहीं कर पा रहा मैं तो। अरे आप यहाँ कैसे? एक गरीब आलू कचौड़ी वाले के ठेले पर आप जैसा अमीर आदमी आएगा तो मेरे ठेले पर लोगों को खड़े होने की जगह ही नहीं, भीड़ इतनी लग जाती है ना। आप फिर से गलत कह रही हैं। ये अमीर गरीब का भाव अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए आप। अरे भीड़ तो आपके ठेले पे भी है, इसका मतलब तो ये है ना कि आपके हाथों में स्वाद है। आपकी बनाई आलू कचौरी भी टेस्टी होती है, जिसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं आलू कचौरी फ्री में तो नहीं खानी ना आपको? अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी की मेहनत की कमाई देने से पीछे नहीं हटता। आप पहले खाने को तो दे दो आलू कचौरी, तभी तो पता चलेगा टेस्टी है भी या नहीं। राजेश के कहने पर ज्योति एक प्लेट आलू कचौरी लगाकर राजेश को देती है, जिसे खाते ही वो ज्योति की बहुत तारीफ करता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राजेश रोज आलू कचौरी खाने के बहाने ज्योति के ठेले पर आया जाया करता और पूरा दिन उससे बातें करते हुए गुजार दिया करता। धीरे धीरे दोनों गांव वालों की नजर में आने लगते हैं। सभी उन्हें गलत नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था और उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आती है। रामू भैया, अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन गांव के लोग आपकी बेटी और शहर से एक लड़का आया है, उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप एक बार अपनी बिटिया से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात के बदनाम हो जाए वो। कांता बहन, आप तो मेरी बेटी को अच्छे से जानते हो। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता का सर झुके। मैं जानती हूँ रामू भैया, लेकिन गांव वालों के कहने पर अभी मैं खुद देख कर आ रही हूँ। उसके ठेले पर अब कोई नहीं है सिवाय उस शहरी लड़के के।
आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। कांता की बात सुनकर रामू अपने खेतों का काम छोड़कर गुस्से में अपनी बेटी के ठेले पर जाता है और जहां वो राजेश और ज्योति को हंस हंस कर बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बिना कुछ बोले ज्योति का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है और उसे सुनाता है। तभी राजेश भी वहां आता है। देखिए, एक पिता होने के नाते आपका गुस्सा करना जायज है। और हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप तैयार हो तो मैं ज्योति से शादी करके इसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। मुझे आपके गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेश की बात सुनकर रामू दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजेश भी अपनी दादी को मना लेता है और ज्योति से शादी करके उसे अपने साथ हमेशा के लिए दिल्ली ले आता है। इस तरह से एक ही पल में गांव की गरीब आलू कचौरी वाली दिल्ली जैसे शहर में जाकर बस जाती है। आरोही परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी आरोही का बॉयफ्रेंड पीयूष आता है। क्या हुआ आरोही, तुम इतना घबरा क्यों रही हो और अचानक से तुमने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना घर में? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है पीयूष, मैं गर्भवती हो गई हूँ और तुम्हें पता तो है ना कि मेरे माँ पापा कोई नहीं है। मैं अपनी मामी के साथ रहती हूँ। मामी तो वैसे भी मुझे इतना मारती रहती है और अब पता नहीं क्या होगा। क्या तुम गर्भवती हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूँ? क्या होगा अब आरोही? मैं क्या बताऊँ कि क्या होगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। पीयूष कुछ करो ना तुम। एक तो तुम नाबालिग हो, अगर हम किसी हॉस्पिटल गए तो हम पर केस भी हो सकता है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मुसीबत और भी बढ़ सकती है। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मामी से क्या कहूँगी। वो तो मुझे जिंदा जला देंगी, हर रोज ताने देती रहती है और अगर इस बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आरोही, हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मैं अपनी माँ से झूठ बोल दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। कुछ दिनों तक तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और मेरी मामी का क्या? वो तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी कि उनकी बेटी भाग गई। ये खबरें तो आग की तरह फैलती हैं। नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। देखो, अगर तुम अपनी मामी के घर रही तब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करना, तुम अपनी मामी को बोल देना कि तुम गांव जा रही हो चाची के घर, वो तो ठीक रहेगा ना? हाँ, ये ठीक रहेगा, तब तो मामी को कुछ नहीं पता चलेगा। पीयूष उसी शाम आरोही को अपने घर लेकर चला जाता है। पीयूष की माँ जानकी दोनों को देखती है। अरे पीयूष बेटा, ये कौन है? तू क्या अपनी किसी दोस्त की बहन को घर लाया है? नहीं नहीं माँ, ये मेरे किसी दोस्त की बहन नहीं है, बल्कि ये मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आरोही का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने आरोही से शादी कर ली और ये अब यहीं रहेगी। ये छोटी सी बच्ची को घर लेकर आया है और बोल रहा है कि शादी कर ली। अरे कोई देख लेगा या सुन लेगा तो हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। माँ, आप गलत समझ रही हो। आरोही छोटी नहीं है और ना ही बच्ची है, दरअसल ये बोनी है। तुझे पूरी दुनिया में एक यही बोनी लड़की मिली थी क्या शादी करने के लिए? बाकी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं क्या? इस बोनी बहू को मेरे मत्थे डाल रहा है। माँ, ये घर मेरा भी है और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इसी घर में रहूं तो आपको आरोही को भी अपनाना पड़ेगा और इसे भी इस घर में रहने देना होगा। माँ जी, आप पीयूष जी की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, ये मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हैं, तभी तो ये कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन माँ जी, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतनी बड़ी शिकायत तो ले ही आया है, अब भी कोई शिकायत का मौका देना बचा है क्या? अब तो लोगों को भी मिल गया मौका मेरा मजाक बनाने का। जी भर कर हंसेंगे सब मुझ पर। जानकी अपनी बेटे की बात मानती तो नहीं है, लेकिन अपने बेटे की बातों के आगे मजबूर हो जाती है और आरोही को घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही एक दिन आरोही को काफी ज्यादा उल्टियाँ आ रही थी। आरोही की आवाज सुनकर वहाँ जानकी आती है। अरे बहू, तुझे उल्टी आ रही है? अब तक मैं तुझसे नाराज थी तो तूने मेरे बेटे को फंसा लिया, लेकिन अब तू गर्भवती है, ये सुनकर तो मेरी नाराजगी ही मिट गई। मैं तो बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश हूँ। माँ जी, माफ कर दो। सच में जो भी हुआ गलती से हुआ, इसमें पीयूष की या फिर मेरी कोई गलती नहीं है। हमें माफ कर दो, हम दोनों बहुत डर गए थे, इसलिए बस हमने आपसे। अरे बहू, डरना कैसा, ये कोई डरने वाली बात थोड़ी है, ये तो इतनी खुशी की बात है और मैं समझ रही हूँ कि ये पल थोड़ा अजीब होता है,
समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ जी, लेकिन आपको ये बात पता कैसे चली? मैंने तो आपको नहीं बताई थी, फिर आपको पीयूष ने बताई कि मैं गर्भवती हूँ, ताकि आप मेरा ज्यादा ख्याल रखो। बहू, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तजुर्बा है मेरा। लड़की के चेहरे के निखार से ही बता सकती हूँ कि कोई तो बात जरूर है। और यहाँ तो तुझे उल्टियाँ भी हो रही हैं। माँ जी, बस उल्टी होने से आपको ये पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ। और नहीं तो क्या बहू, मैं तेरी सास हूँ। मैं छोटी बड़ी सारी बातें समझती हूँ अच्छे से। जानकी आरोही के माँ बनने की खुशी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है ताकि उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। कई दिन तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद जानकी की पड़ोसन भारती हाथ में मिठाई ले आती है। अरे भाई, ये ले मिठाई खा, वो मेरी बहू को लड़का हुआ है। अच्छा, इतना समय हो गया हम दोनों को इस मोहल्ले में रहते हुए, लेकिन आज भी तू बहुत बातें छुपाती है। मुझे दूसरे लोगों से पता चलती है बातें। दूसरे लोगों से पता चलती है? अरे ऐसी क्या बातें हो गई जो मैंने नहीं बताई तुझे? यही कि तेरी बहू आ चुकी है घर में, तेरी बहू गर्भवती भी है। अब बताओ भला, मुझे ये सब पता ही नहीं है। बहू का ख्याल रखने में ही पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए कभी मिलना ही नहीं होता। अगर मिलना होता तो मैं तुझे बताने जरूर आती। तेरी बहू आई है, ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन तेरी बेटी भी आई है ये तो किसी को नहीं पता। तूने अपनी बेटी को भी सबसे छुपा कर रखा है क्या? ये मेरी बेटी नहीं, बल्कि यही मेरी बहू है। ये तो बोनी है। मुझे तो लगा तेरा बेटा इतना अच्छा है तो उसकी पत्नी भी कोई जोड़ीदार ही होगी, लेकिन यहाँ तो इतने अच्छे लड़के को बोनी मिली है। बस हाँ भारती, मुझे अपनी बोनी बहू पर हंसी तो आती है, लेकिन कोई बाहर वाला मेरी बोनी बहू का मजाक बनाए ना, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मुझे इस घर का वारिस देने वाली है। अच्छी बात है, ये बोनी तेरे घर को वारिस दे रही है, लेकिन देख तो कैसे नाटी सी है। कोई ना मिली तेरे बेटे को, अगर नहीं मिली तो मुझे ही बता देती, मैं एक से एक अच्छे रिश्ते बताती। अब तुझसे क्या ही उम्मीद करे, जिसकी बहू का वजन ही घर के 4 लोगों से भी ज्यादा है। वो भी तो तेरी ही पसंद थी ना। अपनी बहू तो कोई अच्छी सी ला नहीं पाई, अब यहाँ मुझे ज्ञान दे रही है। जानकी की बात सुनकर भारती को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, आरोही भी घर को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन अब भी आरोही के मन में शादी की बात को लेकर डर बैठा हुआ था। एक दिन जानकी, आरोही और पीयूष बैठे हुए थे, तभी आरोही की मामी सुधा आती है। अरे बेटा आरोही, तेरी चाची का घर अपने ही मोहल्ले के पड़ोस वाले मोहल्ले में है। ये बात मुझे आज पता चल रही है। चाची और भतीजी का राम मिलाप हो गया ना, या कोई अब भी कसर रह रही है? मामी जी आप? बहू ये कौन है? और बहन जी, ये इसकी चाची का घर नहीं बल्कि इसका ही घर है। इस घर की बहू है ये। मैं बताती हूँ आपको, ये मेरी भांजी है और इसने आपके बेटे से शादी नहीं की। यहाँ तक कि ये बालिग भी नहीं है, 17 साल की ही है ये अभी। दोनों ने अपना झूठ छुपाने के लिए ड्रामा किया था। क्या? मैं जिस गर्भवती बोनी बहू को अपनी बहू समझ रही थी, वो बोनी नहीं बल्कि नाबालिग है। माँ, हम दोनों बहुत डर गए थे, बस इसलिए झूठ बोला, लेकिन कुछ दिनों में आपको सच बताने ही वाले थे। अब क्या? अब तो कांड कर दिया। अब अगर ये बात बाहर निकलेगी तो हम दोनों परिवारों की बदनामी होगी। इससे तो अच्छा यही है कि हम किसी मंदिर में दोनों की शादी ही करवा दें। आज तक कभी भी मैंने आरोही का भला नहीं चाहा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कभी बुरा ना हो। अगले ही महीने आरोही बालिग हो जाएगी। आरोही और पीयूष का झूठ सबके सामने आ जाता है। ये सब जानने के बाद अगले महीने आरोही के जन्मदिन पर ही एक मंदिर में उन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है, तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है, वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं।
तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना। मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं, लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, आप एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है, और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है? भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इससे तो अच्छा यही है। माँ, ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को। फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ, ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे। तू मुझे मत सिखा, मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी, जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसी ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो। थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई। अब हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।